तो जैसे पहले तो आपकी होगी नर्स्ट इक्वेशन के साथ ही डेल्टा जी के दो फॉर्मूलाज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला इकट्ठा कवर हो जाता है, ठीक है। दूसरा आपके पास आते हैं सिंपल ये रेजिस्टेंस कंडक्टेंस वाले, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, या कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, या फिर लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन सी इंटू 1000 अगर यूनिट्स आपकी सेंटीमीटर में है। सेकेंड पार्ट में आप ये कर लेते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। और थर्ड पार्ट में आपके पास आ जाता है कोलरॉश लॉ, और इसमें अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। और एक ग्राफ आ जाता है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हो, ठीक है। और आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, ये पार्ट आ जाता है। आफ्टर दैट सेकेंड हाफ में इसमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज में, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। और फिर है फैराडेज लॉ, जिसमें दो लॉज हैं, Q इज इक्वल टू आई टी से मेन जो फॉर्मूला है वो है, और उसी में यूनिटरी लगा के आपका फर्स्ट और सेकंड लॉ हो जाते हैं। और उसके बाद है हमारे पास बैटरीज, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, आप मुझे बता दो कौन सा टॉपिक पहले उठाएं, बोलो कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। नर्स्ट इक्वेशन सबको क्लियर है? अब नर्स्ट इक्वेशन में भी यस नहीं आ रही पूरी, तो क्लियर है सबको नर्स्ट इक्वेशन? किस किस को नहीं थोड़ा प्रॉब्लम है नर्स्ट इक्वेशन में, प्लीज रेज योर हैंड्स। आप ही के लिए फायदा होगा बच्चे, प्लीज रेज योर हैंड जिसको भी प्रॉब्लम है। फिर देखो मैं पूछूंगी तो फिर आपको आना चाहिए अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूलाज में सेकंड पॉइंट में किसको प्रॉब्लम है? एक बच्चा भी हाथ खड़ा करेगा, आई विल डू द क्वेश्चंस। कोलरॉश लॉ में किसको प्रॉब्लम है? ओके फाइन, फिर आपने कहा रेजिस्टेंस कंडक्टेंस वाले कोलरॉश लॉ में। कोलरॉश लॉ सबको क्लियर है? ओके, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसका एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में काफी बच्चों को मुझे पता है कि प्रॉब्लम होती है। फैराडेज लॉ के क्वेश्चंस कौन कौन कर पाता है? फैराडेज लॉ जिससे नहीं होते वो रेज योर हैंड्स। फैराडेज लॉ जो पीछे बैक एक्सरसाइज पे, ओके फाइन ठीक है। और बैटरीज तो बेटा लर्न ही करनी है, रटना ही है, वो एनोड कैथोड के उसमें कुछ समझना है तो मुझे बताएंगे आप, ठीक है। लेकिन बैटरीज के अल्टीमेटली तो आपको रिएक्शन याद करने पड़ते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। जो एनोड कैथोड बन रहे हैं वो तो आपको याद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट भी, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट विद, you said resistance conductance wala formula because Nernst equation we have already done. ओके बच्चे देखो, हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहले मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और
केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे आपके पास ये एनोड है, ये कैथोड है, इसमें एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको डिप किया है हमने इलेक्ट्रोलाइट में। जैसे सपोज आपने NaCl इसमें डिप किया है। ठीक है, प्रोसेस सेम ही रहती है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन होती है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, जिस भी सोल्यूशन की आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे उनमें जो भी आयंस बनेगी, इलेक्ट्रोलिसिस किसकी होती है? इलेक्ट्रोलाइट की। तो इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होती हैं। तो जो भी आयन है वो न्यूट्रल होना चाहती है। ठीक है, अगर उसको न्यूट्रल होना है, तो जैसे अगर सोडियम को न्यूट्रल होना है तो सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रल होना है तो उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। और क्लोरीन को अगर न्यूट्रल होना है तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये न्यूट्रल होना चाहती हैं, डिपॉजिट या लिबरेट होना चाहती हैं, जिसके लिए सोडियम को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो कैथोड पे सोडियम विल गेन इलेक्ट्रॉन और डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे सोडियम, और एनोड पे क्लोरीन विल लूज इलेक्ट्रॉन और ये Cl2 बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर लेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लोरीन मिल गया एनोड पे और कैथोड पे आपको सोडियम मिल गया। दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट। अब इस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही हैं वो हैं ये आयंस। आयंस की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। दिस लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ electricity leads to the dissociation of ions, they move and they conduct electricity। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपके पास एक क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप सिर्फ यहाँ पर मोल्टन NaCl लेते हो, क्योंकि मैंने सिर्फ NaCl लिया तो इसको मोल्टन फॉर्म में लिया तो इसकी आयंस बनी, सॉलिड स्टेट में तो आयंस नहीं बनती हैं। तो ये मोल्टन NaCl के ये दो प्रोडक्ट्स बन गए, कैथोड पे सोडियम और एनोड पे क्लोरीन। लेकिन अगर मैंने एक्वस NaCl लिया तो एक्वस का मतलब उसमें पानी भी है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और साथ में NaCl भी है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो अब हमारे पास दो दो ऑप्शन है, लेकिन वी नीड टू चूज वन कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन इलेक्ट्रॉन देगा। मैंने आपको बताया पॉजिटिव वाला न्यूट्रल होना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और नेगेटिव वाला न्यूट्रल होना चाहता है इसीलिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, राइट। तो अब इसमें देखो, लेस आपको चूज करना है पॉजिटिव आयन में से लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में से लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, मतलब इन दोनों में से ये हो जाएगा और इन दोनों में से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो जाएगा, क्योंकि अब हाइड्रोजन मेटल नहीं है, सोडियम तो मेटल है। सोडियम को अगर आप बोलोगे आप इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, सोडियम बोलता है मैं तो मेटल हूं, मैं तो लूज करने में विश्वास रखता हूँ, मैं तो नहीं गेन कर सकता हूँ। तो इजीली कौन गेन कर लेगा? हाइड्रोजन, क्योंकि वो मेटल नहीं है। वैसे ही आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, fluorine, oxygen, nitrogen, and then chlorine. This is the electronegativity order. So oxygen is more electronegative. तो वो गेन कर सकता है जल्दी, तो वो लूज नहीं करना चाहेगा। और यहाँ पर नेगेटिव वाले को अपना नेगेटिव हटाने के लिए उसको लूज करना पड़ेगा। तो ये क्लोरीन को बोलता है कि तुम कर लो, मैं तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, आई कांट डू दिस। ठीक है, तो ये दोनों रह जाते हैं और H पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और H में चेंज हो जाएगा। अब ये H पॉजिटिव एक्चुअली वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप इसकी जो इक्वेशन बनाते हो, आप इसके जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाते हो वो आप H2O की
इक्वेशन बनाओगे। ठीक है, ठीक है। तो आप H2O की इक्वेशन बनाओगे जिसमें वाटर जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आपको हाफ H2 दे देगा, और साथ में आपके पास होंगे हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन बनेगी। क्योंकि ठीक है, आप इसको अगर आप ऐसे लिखते H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 के लिए ऐसे लिख देते, तो इसमें मैंने कहा कि ये क्योंकि ये ठीक है यही काम हो रहा है, लेकिन ये H पॉजिटिव एक्चुअली वाटर से आ रहा है, तो हम जो इक्वेशन इसकी यूज करते हैं वो ये वाली करते हैं, H2O +1 इलेक्ट्रॉन। इसी इक्वेशन में जो ऊपर आप इसके सोच रही है, अगर आप इसमें OH नेगेटिव दोनों तरफ ऐड कर दोगे, वो अल्टीमेटली नीचे वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके वाटर के लिए H पॉजिटिव के लिए इक्वेशन बन जाती है। और अब कौन बचा? क्लोरीन। क्लोरीन के लिए आप Cl नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और आप इसको ऐसे हाफ Cl2 के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि Cl तो एग्जिस्ट तो Cl2 के फॉर्म में ही करता है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी एनोड पे, क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी कैथोड पे। ठीक है, अब इसके बाद ये बोलता है कि ये एनोड कैथोड की इक्वेशन बन गई। ओवरऑल इक्वेशन जो आपकी बनेगी उसमें आपके पास NaCl, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की आपने, वाटर डाल के आपको मिल गया यहाँ से हाफ H2, आपको मिल गया हाफ Cl2, और आपके पास बच गया Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जो कि होता है सिंपल, आप इसको NaOH के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये आपकी ओवरऑल इक्वेशन होगी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है, तो मैं रिपीट करती हूँ, अभी तक हमने क्या किया? हमने बोला कि एक्वस NaCl है तो NaCl और पानी होगा। ठीक है, पानी बनाएगा H पॉजिटिव आयन, ये H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, और जो आपका NaCl है उसमें बनेगी Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, अब इसमें जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो चूज होगा। तो सोडियम और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो, ये जो मैं समझा रही हूँ ये मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे समझा रही हूँ, पर आपको जो इक्वेशन है आप उसको E0 वैल्यूज के फॉर्म में भी लिख सकते हो। लेकिन अगर E0 वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज के फॉर्म में लिखते हो, पहली बात आपको रिडक्शन पोटेंशियल याद रखने पड़ेंगे, और दूसरी बात इसमें इस केस में स्पेसिफिकली ये बात भी आती है कि रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पर Cl नहीं बल्कि ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होना चाहिए। जो E0 वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन लिबरेट होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन को लिबरेट होने के लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा एनर्जी यूज होती है, उसको लिबरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओवर पोटेंशियल। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस ओवर पोटेंशियल
ये ऑक्सीजन को लिबरेट कराना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए क्लोरीन लिबरेट होता है। बाकी सारी चीजों में आपको ये फंडा यूज होगा, इसमें भी हो रहा है, पर मैं कह रही हूँ अगर रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज के अकॉर्डिंग लिखोगे तो ई नॉट वैल्यूज के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे तो क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन लिबरेट हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती है, क्योंकि उसको लिबरेट कराने में ये ओवर पोटेंशियल, व्हाट इज ओवर पोटेंशियल, की ज्यादा एनर्जी लगेगी ऑक्सीजन को लिबरेट कराने में, ये चीज यूज होती है। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट वी हैव, अच्छा जो आपके पास बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, लेट मी टेल समथिंग अबाउट दैट क्वेश्चन, क्योंकि एक लौता एक ही क्वेश्चन है आपके पास एनसीईआरटी में जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं विदाउट टेलिंग दैट इन थ्योरी। ठीक है, जैसे पहला ही है पार्ट उसमें, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें है एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। आपके पास है एक्वस AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, अब इसमें पानी है तो H पॉजिटिव आयन होगी और OH नेगेटिव आयन होगी, और AgNO3 है तो Ag पॉजिटिव आयन होगी और NO3 आयन होगी। अब इसमें एक चीज और है, अब मैं जैसे बता रही हूँ कि थ्योरी में आपको हर चीज नहीं बताई गई है, पर थ्योरी में जैसे हम लोग हमेशा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज किया गया है जो कि इनर्ट नहीं है, अटैकिंग इलेक्ट्रोड बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। ठीक है, तो अब क्या, अगर मैं इसमें और इसमें से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन ढूंढूं तो ठीक है, जो मेरी रिएक्टिविटी सीरीज है मुझे पता है कि ये हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, ये सारे हाइड्रोजन के नीचे आते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें जो सिल्वर है दैट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हमारे को ये नहीं, ये रिड्यूस होगा, Ag पॉजिटिव रिड्यूस होगा। ठीक है, वैसे ही आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है और नाइट्रेट आयन है, अगर तो मुझे इनमें से ही चूज करना हो तो मुझे पता है कि एक ऑक्सीजन है इसमें और इसमें 3 ऑक्सीजन हैं, तो एक ऑक्सीजन को तो फिर भी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना फिर भी इजी है, पर 3 ऑक्सीजन में से नहीं है इजी, तो इन दोनों में से चूज करना हो तो मैं इसको चूज करूं। मगर यहाँ पर एक और पार्टिसिपेंट है और वो है सिल्वर, क्योंकि आपके पास वो अटैकिंग इलेक्ट्रोड है, वो ही आपने लगा दिया है, तो एक्चुअली यू हैव टू चूज अमंग दीज 3। ठीक है, इनको रिड्यूस होना है। अब इनमें से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो सिल्वर हो जाता है, क्योंकि वो तो मेटल है। ठीक है, वो तो बाकी मेटल से कम है लेकिन वो तो फिर भी मेटल है, ये तो दोनों ही नॉन मेटल से भरे पड़े हैं, तो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेंगे, तो इनमें से सिल्वर, यहाँ पर कैथोड पे सिल्वर ही रिड्यूस हो जाता है, Ag पॉजिटिव से Ag, सिल्वर ही रिड्यूस हो जाता है और सिल्वर ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही सिल्वर जो है बेस्ट ऑप्शन आ रही है हमारे पास, राइट। तो आपके पास ये एक अलग केस आ जाता है। ठीक है, लिख लो इसको। देखो आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वी हैव टू चूज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। थिंग इज हमको ये भी देखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो अटैकिंग इलेक्ट्रोड तो नहीं है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन जो सिल्वर है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। तो आप ये रिएक्शन एट कैथोड कर दोगे जिसमें ये रिड्यूस हो रहा है, और ये रिएक्शन एट एनोड लिख दोगे।
जिसमें ये डिपॉजिट हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडाइज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब इसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड था, सेकेंड पार्ट में मेरे पास प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। aqueous solution of AgNO3 with platinum electrode। ठीक है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में अब ये जो आपका रिएक्शन है इसमें प्लैटिनम नहीं पार्ट लेगा, और इसमें आपके पास Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो मेरे पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव में आ जाएगा इन दोनों में से सिल्वर, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में आ जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो अब कैथोड पे रिडक्शन होगी, और ये जो Ag पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बना लेगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। अब जैसे मैंने कहा ये हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, तो मुझे इसके लिए जो इक्वेशन है वो वाटर के फॉर्म में करनी होगी। दैट वाटर गिव्स अस, इसमें ऑक्सीजन लिबरेट होगा। ठीक है, ½ O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, राइट द इक्वेशन, याद भी कर लेना। डन, चलो फिर नेक्स्ट पार्ट भी कर लें। नेक्स्ट है इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, दिस इज डाइल्यूट H2SO4 एंड यू हैव प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो डाइल्यूट है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड है तो H पॉजिटिव और सल्फेट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको लगेगा कि H पॉजिटिव तो यहाँ पर दोनों में है तो कोई भी ले लो, लेकिन जो एसिड होता है उसका H पॉजिटिव बहुत इजीली फर्निश होता है, तो ये वाला H पॉजिटिव नहीं, ये वाला H पॉजिटिव इजीली अवेलेबल होगा, और कैथोड पे ये H पॉजिटिव जो सल्फ्यूरिक एसिड से आया है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 बनाएगा। ठीक है, अब इसमें वाटर वाली इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि ये वाटर से आया ही नहीं है। ठीक है, और एनोड पे आपके पास कौन है, एनोड पे OH नेगेटिव है और सल्फेट आयंस हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड के लिए जो वाटर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, OH इसमें एक ही ऑक्सीजन है ना, उसमें 4 ऑक्सीजन हैं, तो आपके ये नहीं ये चूज होगा, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो चूज होगा। अगेन वो वाटर में से है तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा, तो एनोड जो है, एनोड पे जो वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास उसमें से हाइड्रोक्साइड आयन जो है दे विल चेंज टू ½ O2 2H पॉजिटिव, जैसे हमने पिछले उसमें किया था, ½ O2 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए।
एंड लास्ट इज CuCl2 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इसमें है एक्वस CuCl2 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, पानी है तो H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है। अब हाइड्रोजन और कॉपर में से, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो इसमें कैथोड पे ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बना लेगा, और एनोड पे अब यहाँ पर से तो ये हो गया, ये नहीं, OH और Cl में से क्लोरीन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको चूज करेंगे और क्लोरीन ऑक्सीडाइज होके हाफ Cl2 दे देगा। ठीक है, अब इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो वैसे आप इसको 2 एक्सेप्ट करने के लिए आप इसको सिंपल Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दो, ताकि क्योंकि जो जितना देता है ना एनोड पे, जितने लूज होते हैं कैथोड वाले को उतना गेन करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो भी 4 पार्ट्स मैंने करवाए और एक NaCl का, प्लीज गो थ्रू इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क इंडिविजुअली, कम फॉरवर्ड, क्योंकि मैंने बोला एक ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीजें हैं, तो इन चारों में से कोई भी रिएक्शन में प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम या प्रोडक्ट कौन सी आई, कुछ भी क्यों आई, पूछो मुझसे। यही पार्ट्स जो हैं बोर्ड्स में आपके रिपीट हो चुके हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट डिट्टो आते हैं, वेरिएशन नहीं होती क्योंकि ज्यादा इसमें दिया नहीं है, पर एक ही क्वेश्चन है। पूछो बेटा, क्या पूछना है इसमें से, जल्दी। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आपको एक दिन बोल रही थी ना, सी दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसको हमने ब्रेक करके ये आपको, इफ यू कुड सी, ये होती है कार्बन की रॉड, इसके अंदर ये पूरा जिंक का जो भी आपको जो तोड़ा हुआ है ना, वो थोड़ा सा अच्छा आपको साइड में, अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें वाइट वाइट से निशान भी लगे हुए हैं। वो क्या होता है, जब जिंक जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ऐसे जब सेल यूज यूज हो जाता है पूरा, तो ये उसका निशानी, जब यूज हो गया, भाई खत्म हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ड्राई सेल है ये, और ये वन टाइम यूज होती है, प्राइमरी बैटरी है क्योंकि, और इसके अंदर ऐसे पूरा पेस्ट थोड़ा सा मॉइस्ट रखा होता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सके। ठीक है, बैटरीज में ये आप पढ़ते हो, ये कार्बन की एकदम स्मूथ रॉड है। ठीक है, इसके साथ ही ऊपर ये इसके अंदर ऐसे प्रेजेंट होती है। चलो जी, अब इसके बाद नहीं कोई क्वेश्चन नहीं बेटे, आ गया समझ सबको? रेज योर हैंड्स, किस किस को समझ आ गया? आ गया पक्का? ठीक है, गुड है फिर तो। चलो देखो, अब नेक्स्ट हम करते हैं, जैसे एक होता है आर, आर होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर है जी, जी है कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस क्या है, जैसे एक तार है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, वो हो गया कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, कंडक्टेंस बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आराम से हो रहा हो। अगर उसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप रोकते हो, अपोज करते हो, वो हो गई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के इनवर्स हैं। फिर एक होता है रो, दिस इज रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक
resistance. Wait a minute, I think it got frozen. तब तक आप अपने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखो बेटा एक बार दोबारा. Let it start. I'll start with this formulas, resistance, conductance के. सो एक है आपके पास रेजिस्टेंस एंड यू हैव कंडक्टेंस, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. एक है आपके पास रेजिस्टिविटी which is rho, and conductivity which is kappa, and resistivity और conductivity एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. फिर एक होता है आपके पास G स्टार हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट को. एक है L which is length of conductor. एक है A which is area of cross section of conductor. ठीक है. और ये सॉरी G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन A होता है. ठीक है. अब इसका फॉर्मूला तो वही है जो आपने छोटी क्लास में 10th क्लास में या व्हाटएवर पढ़ा था. फॉर्मूला सिर्फ एक ही है. आपको क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आप उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर लेते हो. क्या फॉर्मूला है? R is directly proportional to L upon A, या R is equal to rho L upon A. अब सपोज आपके पास रेजिस्टेंस नहीं गिवन है तो आपको पता है रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस इनवर्स है, तो R की जगह G लिख दिया. ठीक है. अगर आपको रेजिस्टिविटी नहीं गिवन है तो आपने कंडक्टिविटी लिख दिया. अगर आपको L और A अलग से नहीं गिवन है तो G स्टार इकट्ठा दिया होगा. ठीक है. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल गिव यू दिस फॉर्मूला, kappa is equal to G into G star, K is equal to G into G star. तो एक्चुअली ये एक ही फॉर्मूला है जिसको आपने जो भी इनके रिलेशन है उनको यूज करके एक नया फॉर्मूला बना दिया है, पर एक ही फॉर्मूला चल रहा है. दूसरा आता है आपके पास लेमडा एम है आपके पास मोलर कंडक्टेंस. ये 1 मोलर सोल्यूशन की कंडक्टेंस है. ये जो आपके पास के है जो आपने यहाँ लिखा है कंडक्टिविटी, इसको आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हो, और ये आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की कंडक्टेंस बताता है. ठीक है. और इनका बीच आपस का रिलेशन है. इनका रिलेशन है lambda m is equal to kappa upon c into 1000, जब
यूनिट्स आपके सेंटीमीटर में चल रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, सी है मोलैरिटी, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूलाज जो हैं वो रिलेट करके आते हैं। यहां से आपको के निकालना है, ठीक है, और उस के को आप यहां डाल के लेमडा एम निकाल लेते हो, ठीक है। और सी आपके पास कंसंट्रेशन मोलैरिटी है। अब इसमें लेमडा नॉट एम भी आता है, जो कि है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हाँ जी, ट्यूलिप, आप मुझे बताओगे व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? आपकी क्लास में रोल नंबर 10, 11, 12 में से कोई है? इनमें से कोई है तो प्लीज कम फॉरवर्ड, टेल मी व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जल्दी से आओ, रोल नंबर 12, 13, 14, 15 कोई भी नहीं है? ये रोल नंबर अभी तक असाइन नहीं हुए? One mole of substance is present. हाँ जी, One mole of substance is present. 1 मोलर सब्सटेंस की Is present. लैम्डा नॉट एम, Lambda not m is equal to k into 1000 upon m. लैम्डा एम और लैम्डा नॉट एम में क्या डिफरेंस है? बोलो। पता नहीं। किसको पता है क्लास में, ट्यूलिप में से? किसी को नहीं? जी, फिर रोज मेडिकल, 12th मेडिकल, रोज हाउस में से किसको पता है? अब ऐसा मत बोलो, यूनिट टेस्ट आप दे चुके हो, चैप्टर आप पूरा कर चुके हो, और आपको ये नहीं पता लैम्डा नॉट एम क्या है? हाँ, रोज 12th मेडिकल किसी को नहीं पता? 12th नॉन मेडिकल में से? एक तो पता है, मुंह नीचे कर लेने से या मुंह ढकने से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो फिर भी सब वैसे ही। हाँ जी, वन स्टूडेंट इज रेजिंग हर हैंड, प्लीज कम बेटा। जब क्या जीरो होती है? मेरे को आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बस एक वर्ड बोल दो। Concentration approach to zero. कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, ठीक है। आपको कोलरॉस लॉ का कॉन्सेप्ट पता है ये, और ये क्यों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की हमें क्या जरूरत आई, और कोलरॉस लॉ में हम क्या करते हैं? ठीक है, बैठो फिर ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं पूरे अच्छे से समझाऊंगी, पर मेरे समझाने के बाद फिर आना चाहिए, ठीक है? चलो बैठो बेटा, थैंक यू। देखो, अब ये जो पीछे वाले फॉर्मूलाज थे बेटा, ये तो न्यूमेरिकल में ही यूज होंगे, और इसमें तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस ही चल रहा है। पर अब ध्यान से देखना कि जैसे अगर मान लो आपके पास ये एक सॉल्यूशन है, इसमें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है ये एक, ठीक है, 1 मोलर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, इसकी पूरे की जो कंडक्टेंस है वो लैम्डा एम हो जाएगी। पूरे सोल्यूशन की, 1 मोलर सोल्यूशन की कंडक्टेंस जो है वो लैम्डा एम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसमें से सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की बात करूं, मान लो ये मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है, तो इतने पोर्शन की जो कंडक्टेंस है वो इसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी, ये लैम्डा एम पूरे सोल्यूशन की, ठीक है। और सिर्फ इतने सोल्यूशन की जो है
वो आपकी 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन अगर मैं बोलूं तो वो कंडक्टिविटी हो जाएगी। पहले तो ये फर्क पता होना चाहिए। फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है जब आप अपने सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट करते हो, इनफाइनाइटली डाइल्यूट करते हो, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, ये आपने बहुत सारा पानी इसमें डाल दिया और जो आयंस इसमें थी अब वो बहुत दूर दूर चली गई, ठीक है, बहुत दूर दूर चली गई। अब अगर सिर्फ आप 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की बात करते हो तो वो सिर्फ इतना सा सोल्यूशन हुआ जिसमें आपको 2 ही आयंस यहां पर दिख रही हैं, यहां पर तो काफी थी, ठीक है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ आयंस हैं in 1 centimeter cube solution, they decreases. As a result, conductivity decreases. Number of ions in 1 centimeter cube solution decreases. As a result, conductivity decreases. लेकिन जो आपका पूरा सोल्यूशन है, ये हमारा पूरा सोल्यूशन है, इसमें तो ये आयंस अब दूर दूर चली गई, ठीक है। इसकी वजह से आयंस की मूवमेंट जो है पूरे सोल्यूशन में बढ़ जाती है और इस वजह से मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है, ठीक है। मेक इट, बनाओ इसको और ध्यान से सुनना क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं तो नहीं हाइलोएल्केन अभी शुरू कर रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अभी मैंने सिर्फ एक चीज पूछी, अभी तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी सिर्फ करवाए। मैं चाहती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूं आपसे कोई भी क्वेश्चन देके कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा। फैराडेज लॉ भी आप डाउट बोल रहे थे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं तो ऑर्गेनिक नहीं स्टार्ट करूंगी जब तक आप मुझे इसका आंसर नहीं दोगे, ठीक है। राइट तो ये हमारा हो गया कि अगर सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की बात करते हो उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। उसमें क्योंकि नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रही है तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, के उसका सिंबल है। लेकिन अगर आप पूरे सोल्यूशन की बात करो तो क्योंकि आयंस बहुत दूर दूर हो जाती है तो उनकी मूवमेंट इजी हो जाती है, इस वजह से लेमडा एम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो लैम्डा नॉट एम है ये है कंडक्टेंस ऑफ आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टेंस बाय आयंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन। बहुत सारा पानी जब आपने ऐड किया है तब जो कंडक्टेंस होती है आयंस की वो आप बोलो उसको आप लेमडा नॉट एम बोलते हो, ठीक है। लेकिन लेमडा एम कब है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। दिस इज कंडक्टेंस ऑफ आयंस एट 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन। और के कब है, दिस इज कंडक्टेंस ऑफ आयंस, conductance of ions in 1 centimeter cube solution, in 1 centimeter cube solution। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एक इक्वेशन है डिबाय हकल ऑनसैगर इक्वेशन जो कि आपको लेमडा एम और कंसंट्रेशन का रिलेशन देती है। लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा नॉट एम माइनस बी अंडर रूट सी, ठीक है। ये आपकी सी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है, और लेमडा एम मोलर कंडक्टेंस 1 मोलर सोल्यूशन की।
इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है, एक दिया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और एक दिया है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, दिस इज फॉर एसिटिक एसिड which is a weak electrolyte। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है completely dissociates into solution, and weak electrolyte वो होता है which does not dissociate, does not dissociate completely। ठीक है, आप इसमें क्या देखते हो कि जो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता उसकी कंडक्टेंस में, वो एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट सी लाइन है, बहुत हल्की सी स्लोप है। ठीक है, तो क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो ऑलरेडी आयंस तो पूरे बना चुकी है, थोड़े बहुत अगर रहते हो तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बस वो थोड़ा सा सोल्यूशन फैल जाएगा डाइल्यूशन पे, जैसे हमने ये किया, ये बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो वो आयंस दूर दूर हो जाएंगी, तो उस वजह से उसकी कंडक्टेंस थोड़ी सी बढ़ रही है, बस हल्की सी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालने पे वो वापस आयंस में टूटती रहती है और ये आयंस जो है वो वापस जुड़ती रहती है। ठीक है, लेकिन दे नेवर डिसोसिएट कंप्लीटली, नेवर डिसोसिएट कंप्लीटली। वो टूटती भी रहेंगी, जुड़ती भी रहेंगी, ज्यादा टूटेंगी थोड़ी सी पर जुड़ती भी रहेंगी। वो कभी आपको इस वाले उसको आप पीछे एक्सट्रापोलेट करके यहाँ ले जाके, एक्सट्रापोलेशन बोलते हैं इसको, यहाँ से आपको लेमडा लेमडा एम की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये एकदम इसके पैरेलली जाने लग गया है अब, तो दे विल नेवर मीट एंड यू कैन नॉट गेट, you cannot calculate value of lambda m graphically। आपको ग्राफिकली लैम्डा एम की वैल्यू नहीं मिल सकती है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहले ये लिख लो, फिर मैं आगे बताऊंगी। अब देखो कि जब आपको पता है कि आपको इधर से नहीं मिल रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू, तो आप क्या करते हो? आप इसके लिए यूज करते हो कोल-रॉश लॉ। ये मैंने आपसे पूछा था कि क्यों यूज करते हो कोल-रॉश लॉ। तो कोल-रॉश लॉ का जो यूज है वो इसीलिए है कि ग्राफिकली अब वीक का तो मिला नहीं, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग का मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग का मिल जाता है। और अगर आप ये कंडक्टेंस वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चेक करो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अगर आप इसकी चेक करो तब हमें फायदा हो सकता है। कैसे फायदा होगा? देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या मतलब है
कि आपने इतना पानी डाल दिया है कि एक आयन जो है वो दूसरे आयन से कोई लेना देना ही नहीं रखती है। ठीक है, सपोज एक आयन का एक रीजन है जहां पर उसकी अट्रैक्शन रिपल्शन हो सकती है। ठीक है, तो अगर तो आप एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लोगे, ठीक है, एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लिया मैंने जिसमें मेरे पास बहुत सारी आयंस हैं, बहुत सारी Na आयंस हैं, Cl आयन है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, एक Na की आयन जो है वो दूसरी आयन के साथ रिपल्शन शो करेगी और Na और Cl जो है वो आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे, क्योंकि ये बहुत कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो ये आपस में रिपल्शन अट्रैक्शन शो करते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत सारा वाटर इसमें ऐड किया तो ये आयन इतनी दूर दूर होगी कि उसको कोई अट्रैक्शन रिपल्शन यहाँ फील ही नहीं होगी। ठीक है, अब उसका क्या फायदा है, उसका ये फायदा है कि यहाँ पर मान लो सोडियम की स्पीड वैसे 50 की स्पीड से सोडियम मूव करता है और 100 की स्पीड से मान लो क्लोरीन मूव करता है, लेकिन जब वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में है उसके पास जगह ही नहीं है मूव करने की। जैसे अगर मुझे मेरी कार एक क्राउडेड प्लेस में चलानी है, ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन, कोई आदमी खड़ा है, किसी की कार लगी है, कोई घर है, बिल्डिंग है, क्या है, मुझे एक क्राउडेड प्लेस में ट्रैफिक में देखना पड़ता है। और मेरी गाड़ी का स्पीडोमीटर अगर 200 की स्पीड बोल रहा है, मैं अपनी 200 की स्पीड यहाँ शो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास हिंड्रेंस है बहुत सारी, इधर अट्रैक्शन इधर रिपल्शन है। ठीक है, जैसे इन आयंस की है, तो मेरी गाड़ी में 200 के स्पीडोमीटर का कोई मतलब नहीं है। मेरी एक्चुअल स्पीड गाड़ी की जो 200 हो सकती है वो मैं शो नहीं कर सकती एक क्राउडेड प्लेस में, जस्ट लाइक दिस। लेकिन अगर मुझे एक खुले मैदान में छोड़ दिया जाए जहां चारों तरफ कुछ नहीं है, तो मैं 200 की स्पीड से कार चला सकती हूँ और मेरी गाड़ी की जो डेफिनेट स्पीड होगी वो 200, सबको पता होगी ये वाली गाड़ी 200 मैक्सिमम शो कर सकती है और वो यहाँ पर कर रही है। क्यों? क्योंकि आसपास कोई नहीं है। तो ये चीज होती है कोलरॉच लॉ में कि कोई भी आयन जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में है तो उसको अट्रैक्शन रिपल्शन फील होगी, वो अपनी कंडक्टेंस नहीं शो करेगी। अच्छा, अब अगर Cl के साथ Na है तो ये बड़ा अच्छा से पकड़ता है इसको। तो अगर वो वैसे 50 की स्पीड है, ये तो पकड़ के रखेगा, ये 20 की स्पीड से ही उसको मूव करने देगा। मैंने अगर इसको आयोडीन के साथ लगाया, आयोडीन फिर बड़ा है थोड़ा, वो इतना नहीं खींचेगा, तो ये उसको 40 की भी स्पीड से जाने देगा। 50 तो फिर भी नहीं शो कर पाए क्योंकि अट्रैक्शन रिपल्शन तो है। ठीक है, तो उसकी हर आयन की वजह से स्पीड वेरी कर रही है। लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ Cl है या कोई और है, उसने 50 की स्पीड पे जाना है तो 50 की स्पीड पे ही जाना है, क्योंकि उसको कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फील ही नहीं हो रही है, क्योंकि वो इतनी दूरी पे है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोलरॉच लॉ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन की एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर आयन। ठीक है, समझ आया? ये 12th मेडिकल में सेंटर वाली रो में जो फर्स्ट बेंच पे बेटा बैठा है, आप आओगे बेटे, बताओगे क्या बताया मैंने? आ रहे हो बच्चे? 12th नॉन मेडिकल फर्स्ट बेंच पे। कौन सा टॉपिक कर रहे बच्चे हम? कोलरॉच लॉ क्या बताया मैंने इसमें? हम्म, हाँ जी, चलो बैठो।
नेक्स्ट टाइम आई होप आपको जो भी मैंने बताया रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। प्लीज क्लास में बैठते हो तो थोड़ा इंटरेस्टेड होके, डिसइंटरेस्टेड मत बैठा करो। और आप ही के लिए रिपीट कर रही हूँ, आप ही के लिए नेक्स्ट क्लास में भी करूंगी। पर नेक्स्ट क्लास में ये एक्सपेक्ट करूंगी कि थोड़ा बहुत प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और थोड़ा बहुत कोलरॉच लॉ आता हो, ताकि मैं इनकी एप्लीकेशन करवा सकूं। आज तो सिर्फ समझाया ना, क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट उसमें करते हैं। ठीक है, चलो, ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।